हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान जी, जो आपकी चहेती हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, बहुत आप पसंद करते हैं उनके दबंग स्टाइल को। और हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम कहता हूं। नमस्कार, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और कल के लिए मैं माफी चाहूंगी क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बेड छोड़ करके उठ नहीं पा रही थी, तो आज मैंने अभी ज्वाइन किया। अभी भी आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और हमने लाइव आपके साथ सेशन करना था, लेकिन आपकी तबीयत की ख़राबी की वजह से ना हो सका। तो हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम जो देखने वाले हैं वो भी आपके लिए परेशान होंगे, फ़िक्रमंद होंगे। तो हमारी उम्मीद है हमें कि आप जल्दी जो है वो रिकवर करेंगी। अच्छा, आज जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ सवालात पाकिस्तानी मुसलमानों के और इंडियन मुस्लिम के होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर हाईलाइट करता। उसको एक हमने कंबाइन करके कुछ सवालात मैंने तैयार किए हैं। और हो सकता है कि भाई ये सवाल कुछ चुभते हुए हों, और आपको अगर कोई मेरी बात बुरी लगे या कुछ मेरे सवालात बुरे लगे तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये सवाल, ये समझें कि पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान और पाकिस्तानी मीडिया को लेकर मैंने ये तरतीब दी है। एक तो पहला सवाल ये है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15% है वहाँ पर। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत की जो तरक्की है, भारत की जो डेवलपमेंट है, उसमें जो अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो होंगे, ज़ाहिर है कोई भी कंट्री जब तरक्की करता है उसके अंदर प्रॉब्लम होते हैं। तो मुसलमान जो लीडर हैं, मुसलमान जो रहनुमा हैं वहाँ के, उनका इसके अंदर क्या रोल है, क्या किरदार है भारत की तरक्की में? पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को और आपको मुजफ्फर भाई बताना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की योद्धा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और संविधान मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से डीप डाउन जा करके डेप्थ में पढ़ा है। तो चुभते सवाल हो, नफरती सवाल हो, मोहब्बत भरे सवाल हो, नफरत भरे सवाल हो, सबका जवाब हमारे पास रखना पड़ता है। ठीक है। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की समिट में जब वो पाकिस्तान पहुंचे, तो उन्होंने इंडियन हाई कमीशन में जाकर के पेड़ लगाया, एक माँ पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके आदेश पर जो जो करना था वो उन्होंने किया। और अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद पर उन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि पाकिस्तान ने उस 4 बजे के 16 तारीख के 4 बजे के स्टेटमेंट को म्यूट किया और बाद में ब्लैकआउट किया, लेकिन पूरी दुनिया ने उस स्टेटमेंट को दिखाया। तो हमें छाती चौड़ी कर करके अपनी बात को रखने का तौर भी है और तरीका भी है। आपने बहुत खूबसूरत सवाल आज मुझसे पूछा है, बहुत खूबसूरत, कि भारत के डेवलपमेंट में और भारत की राजनीति में मुसलमान जितनी भी नेता हैं उनका कितना सपोर्ट है और उनका क्या काम है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जो अकबर का काम था, जो औरंगजेब का काम था, जो शाहजहां का काम था, जो मोहम्मद गौरी का काम था, जो रजाकार की फौज का काम था, वही काम आज भारत में बैठे मुसलमान नेताओं का है। भारत में बैठे मुसलमान नेता कभी भी इम्प्रूवमेंट पर वोट नहीं करते हैं और ना करवाते हैं। भारत में बैठे मुसलमान नेता और मुसलमान लोग जो 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी में है, उसमें से 22 करोड़ मुसलमान कभी भी डेवलपमेंट, एडुकेशन, इकोनॉमिकल पावर, आईआईटी, एम्स, हॉस्पिटल, हाईवे, विदेश विदेश मुल्कों से हमारा बहुत खूबसूरत रिश्ता, हमारा डिफेंस, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारे किसान, हमारा खेत, हमारा अनाज, हमारा हमारा सेमीकंडक्टर योजना, हजारों से ज्यादा हमारे भारत के प्रधानमंत्री का योजना, इन सब चीजों पर वो वोट नहीं करते हैं और ना ही मुसलमान नेता इन सब चीजों पर वोट करवाते हैं। वो वोट करते किस पर है मुसलमान 22 करोड़, और मुसलमान वोट करवाते किस पर है, ये मैं अब आपको डिटेल बताऊंगी। मदरसा को मत छुओ, मदरसे में अगर रेप हो रहा है तो कुछ मत बोलो, मुसलमान अगर रेप कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे, मदरसे के अंदर अगर जाली नोट छपाई हो रहा है तो कुछ नहीं बोलोगे,
मुसलमान अगर बांग्लादेशी जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की फंडिंग पर गला रेत रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर मुसलमान लौंडे गाड़ी में पकड़ पकड़ करके क्रिश्चियन लड़की को रेप कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर घुसपैठियां घुस रहे हैं भारत में तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर इटली की कोई नेता आकर के, इटली का की कोई औरत आकर के भारत में बहुत बड़ी नेत्री बनने की कोशिश कर रही है तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर राहुल गांधी विदेश जाकर के भारत की बुराई कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे। असदुद्दीन अवैसी अगर रजाकार के फौज का आखिरी चश्मो चिराग, अगर वो यहाँ पर वही पाकिस्तान के रजाकार का काम पूरा करने की कोशिश में लगा है तो कुछ नहीं बोलोगे। अजमल साहब आसाम से बैठे बैठे भारत के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट को वक्फ बोर्ड का बताएंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। मुसलमान लौंडे आपको गाली देंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। मुसलमान लौंडे 4 साल की बच्ची का रेप करेंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। हाफिज जी अगर मदरसे के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को न्यूड और पॉर्न मूवी दिखाएंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर मुसलमानों को शिक्षित करने की बात करोगे तो हम तुमको वोट नहीं करेंगे। मुसलमानों को डेवलप करने की बात करोगे तो हम तुमको वोट नहीं करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करने की बात करोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमानों को अगर ये सिखाओगे कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से बचाओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर हलाला का शिकार बनने से बचाओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर हिजाब से फारिग करवाओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर साइंटिस्ट बनने बोलोगे, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने बोलोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर मसियार के नाम पर बिक्री करने से अगर रोकोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को निकाह मुत्ता के नाम पर अगर बिस्तर का सामान बनाने से रोकोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर सर्वोच्च न्यायपालिका से डिवोर्स के बाद गुजारा भत्ता देने की बात करोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को पंख लगवा करके अगर आकाश में उड़ने की बात बताओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बस्तियों को अगर तुम डेवलप कर दोगे, बहुत खूबसूरत बना दोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान लौंडों को अगर कहोगे कि तुम अड्डाबाजी नहीं करके कुछ योजनाओं का लाभ उठाओ और तुम एक काम करने वाले व्यक्ति बन जाओ तो हम वोट नहीं करेंगे। अभी आपका गला खराब है, वरना आप मेरे ख्याल में 100 ऐसी और बातें गिनवा देती। गला खराब, दर्द होने लगा तो इस वजह से मैं 50 पे रुकी हूँ, नहीं तो मैं 150 बताती आपको। अब इसकी मैं आपको मिसालें बताती हूँ क्योंकि बिना रेफरेंस के कोई बात कंप्लीट नहीं। जी। अब हमारे भारत में बहुत सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। उस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से मुस्लिम कम्युनिटी को एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। जैसे मैं बताऊंगी कि मेरी अम्मा जो है वो फारसी जानती है, वो उर्दू जानती हैं, वो अरबी जानती हैं, और मैं तो शायद थोड़ा सा कहीं पर फ्लो में रुकती हूँ, लेकिन वो नहीं रुकती। वो फारसी में आपसे पूरी बात कर देंगी, पूरी मतलब एकदम जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वो पर्शियन में बात करती है। तो मुझे क्या फायदा हुआ कि मैंने अपनी अम्मा से एक सपोर्ट सिस्टम वो बनी। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझे लेना था मैंने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लिया, लेकिन जो दीनी तालीम लेना था और जो फारसी, उर्दू, अरबी जो मुझे लैंग्वेज सीखना था वो मैंने अपनी अम्मा से सीख लिया। तो ये हुआ सपोर्ट सिस्टम। अब उसी तरीके से जब देश में, भारत जैसे देश में जब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो भी मुसलमानों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में राम भक्तों के ऊपर निहत्ते जो अपना शोभा यात्रा लेकर के निकल रहे थे, भगवा झंडा लेकर के निकल रहे थे, भगवान राम का जाप करते हुए निकल रहे थे और अपने उत्सव में मगन थे, उनके ऊपर एक कबाड़ी वाला अंसार, उसने अपनी पूरी टीम को लेकर के, वो कबाड़ी का काम करता था, उसने अपनी पूरी टीम को लेकर के पथराव किया, गोली बम चलवाया। और जब कबाड़ी अंसार जब अरेस्ट हुआ तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के वो वकील खड़े हुए, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का है, उसमें वो खड़े हुए वकील जिसकी औकात हमारी भी नहीं है, जिसको हम भी अपने सीनियर नहीं बना सकते। शायद मुझे 2 साल चप्पल घिसना पड़ेगा कि आप प्लीज मुझे इंटर्नी रख लीजिए, प्लीज मुझे कुछ सिखा दीजिए। फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं भाई, हम तो जजेस के बच्चे को सिखाते हैं, हम तो मैजिस्ट्रेट के बच्चे को सिखाते हैं, हम तो जो चीफ जज होते हैं उनके बच्चों को सिखाते हैं। आप कौन है, आपकी क्या औकात है जो हम आपको अपने फर्म में रखेंगे। लेकिन वैसे वकील कबाड़ी अंसार के लिए खड़ा होता है, जिसको हायर करना बड़े से बड़े लोगों की
के साथ में नहीं है। और उसकी फंडिंग कौन करता है? जमायतुल उलमाए हिंद। अजमल कसब, उसके उसके केस को लड़ने के लिए फंडिंग कौन कर रहा था? जमायतुल उलमाए हिंद। अहमदाबाद में एक टेरर अटैक हुआ था जब मोदी जी का बहुत बड़ा रैली था, तो वहां पर बम गोली बारूद मुसलमानों ने गिराया था। उसमें 6 आतंकी अरेस्ट हुए थे, जिसका केस आज भी जमायतुल उलमाए हिंद लड़ रहा है। और जितने भी आतंकी एक्टिविटीज में मुसलमान लौंडे अरेस्ट होते हैं, और रेप के केसेस में मुसलमान लौंडे अरेस्ट होते हैं, या इमाम और मुअज्जिन रेप के केसेस में मस्जिद से अरेस्ट होते हैं, मदरसे से अरेस्ट होते हैं, उनको बरी कराने के लिए, उनका बेल करवाने के लिए जमायतुल उलमाए हिंद फंडिंग करता है। अच्छा, ये तो आपने एक रुख बताया कि मुसलमान इस तरीके से करते हैं। कुछ मुसलमानों के भी इल्ज़ामात हैं। मुसलमान ये कहते हैं कि जी ख़ास तौर पर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उनके घरों को बुलडोज कर रहे हैं, उनके घरों को गिरा रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुजफ्फर भाई, आप इस्लामिक देश पाकिस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, और अगर आप अवैध निर्माण बनाइएगा तो क्या आपके पाकिस्तान की सरकार या आपके पाकिस्तान की पंचायत कमेटी या आपके पाकिस्तान का कॉरपोरेशन उसको बुलडोज नहीं करेगा? एक तो मुसलमान अरेस्ट होते हैं पहले, उत्तर प्रदेश की बात आपने कही है तो उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं कि एक तो पहले अरेस्ट होते हैं किस चीज में? रेप के केस में, गोली मारने के केस में, पत्थर मारने के केस में, उसके बाद लड़की छेड़ने के केस में, ट्वीट करके लड़कियों को रेप की धमकी देने के केस में, लड़की का दुपट्टा खींचने के केस में, लड़की के पिछाड़ पे थपाश मारने के केस में। और जब वो अरेस्ट होता है और जब कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि फलाना फैयाज का, फलाना शब्बीर का, फलाना यामीन का, फलाना नासिर का, फलाना शकील का जो घर है वो अवैध निर्माण है। तो जब अवैध निर्माण होगा तो वो तो टूटेगा सिर्फ मुसलमानों के घर होते हैं गैर कानूनी? गलत, एकदम गलत। उत्तर प्रदेश में अभी एक ब्यूटिफिकेशन पर काम हो रहा था, एक डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन पर काम हो रहा था जिसमें मंदिरें भी बुलडोजर की गई है। अच्छा। और मंदिरों की जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को उठा करके टेम्पररी कहीं पर रखा गया है, शिफ्ट किया गया है, और सब कुछ तोड़ दिया गया। मंदिरें अच्छा, ये क्यों मीडिया के ऊपर खबर नहीं आती कि ये भी होता है? ये ना पाकिस्तान की मीडिया नहीं दिखाया, आपका मीडिया भी नहीं दिखाता, हमारा मीडिया भी नहीं दिखाता। नहीं, हमारे मीडिया ने दिखाया। बुलडोज जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था, और बल्कि मैं खुद उस डिबेट पर बैठी हुई थी, और मैंने खुद MIM के प्रवक्ता जो 9 क्लास पास है, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो टू दी पॉइंट बात ही नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगते हैं, वरना साजिद रशीदी जिन्होंने अभी ये कह दिया एक नेशनल न्यूज चैनल पर कि हिंदू जिस देवी की पूजा करता है उसी देवी का बाद में बलात्कार कर देता है। तो मैंने खुद बोला है कि भाई ये तो चल रहा है, देखो आप, फुटेज चल रहा है कि मंदिरें भी तोड़ी जा रही हैं, बुलडोज किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को भी बुलडोज किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू का घर भी अगर अवैध निर्माण होता है तो बुलडोज किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बारिश हुई थी और स्लाइटली सैलाब का एक ये आ गया था, सिनेरियो आ गया था। तो बच्चे, बहुत सारे नौजवान लड़के जो है वो पानी में बहुत खेल कूद कर रहे थे, पर उसी बीच में बाइक पर एक लड़की, 2 लड़कियां बाइक पर जा रही थी उस पानी के बीच से। अब उसमें ब्राह्मण ने, हिंदू ने, मुसलमान ने सब एक अभद्र हरकत, एक गलत हरकत उस लड़कियों के साथ किया, तो सब अरेस्ट हुए और सबको खड़ा कर दिया गया और फोटो खिंचा दिया गया कि इन्होंने किया है। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सबके लिए कानून बराबर है। नाजिया अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए की कार्यकर्ता है, तो नाजिया अगर गलत कर रही है तो नाजिया के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। अभी देखिए, हालिया में कंगना ने एक पंजाबियों के लिए एक बात कही थी और किसानों के लिए एक बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कहा कि ये उनकी अपनी पर्सनल सोच है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
तो उसी तरीके से अगर मैं अपनी कोई बात रख रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से अगर रख रही हूँ, पार्टी के लाइन से बाहर जाकर के अगर रख रही हूँ, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी कहेगा कि भाई ये नाजिया ने बोला है, नाजिया समझेगी कि उसने क्यों बोला है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर सरकार पहली बार भारत में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान है इसलिए उसका घर बुलडोजर कर दिया जाएगा, नहीं। अगर कोई हिंदू है और उसने अगर बेटी को छेड़ा है तो योगी आदित्यनाथ जी यमराज बन करके उस हिंदू के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अगर कोई मुसलमान है और उसने बेटी को छेड़ा है तो उसके लिए भी वो यमराज बन करके ही खड़े हो जाते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। हाँ, कानून दो तरीके का कहाँ है पश्चिम बंगाल में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ कि पश्चिम बंगाल में खुले आम लोग फलस्तीन के झंडे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी साहिबा चुप है ना। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, पोर्ट एरिया में। तो ममता बनर्जी साहिबा चुप है। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है, अच्छा बलात्कारी मोहम्मद ओवैस है, छोड़ दो। अच्छा बलात्कारी मोहम्मद खैबर है, अच्छा मस्जिद के अंदर रेप कर दिया है, 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया है, नाम क्या है बताना, मोहम्मद खैबर, छोड़ दो, बोल दो सजीवी घटना है। अच्छा बलात्कारी नासिर खान है, क्या किया है, वो एक क्रिश्चियन एनआरआई लड़की को दोनों भाइयों ने गाड़ी में नोच लिया है और किडनैप करके रेप करके गटर में छोड़ दिया है। नाम क्या बताया, नासिर खान, कादिर खान, छोड़ दो, बोलो सजीवी घटना है। अच्छा क्या हुआ, किसके सर तन से जुदा का नारा लगा दिया शेख शहजादा ने, वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है ना नाजिया इलाही खान, उनके खिलाफ नारा लग रहा है। क्या नाम बताया, शेख शहजादा। छोड़ो, फलस्तीन का झंडा लहराया है फिर भी छोड़ दो, संविधान के खिलाफ जा रहा है फिर भी छोड़ दो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये केरला में चल रहा है। आप सोचो कि बंटवारा हो गया और धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर हुआ, ठीक है। पाकिस्तान बना, क्यों बना, क्योंकि अखंड भारत के मुसलमान चाहते थे कि एक इस्लामिक देश बने और मुसलमानों ने सैलाब की तरह वोट किया और बाद में सियालकोट भी पाकिस्तान को दे, बाद में वो भी बाद में दिया है सियालकोट पाकिस्तान को, और भारत में रह रहे मुसलमानों ने सियालकोट को पाकिस्तान में देने के लिए सैलाब की तरह वोट किया, ठीक है। अब जब मजहब के नाम पर और धर्म मजहब के नाम पर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर आप पीएफआई को पाल पोस करके केरला को आपने इस्लामिक स्टेट कैसे बना दिया। अब मैं आपको कुछ डेटास देना चाहती हूँ तेलंगाना के, जो जानना बहुत जरूरी है। जिसको एक एक्स एमएलए हैं जिनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उन्होंने रिसेंटली एक सर्वे किया है तेलंगाना पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। टोटल पॉपुलेशन केरला का है 35 करोड़ 59,94,043। मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ केरला 26%। नंबर ऑफ मदरसा इन केरला 21,683। नंबर ऑफ मदरसा टीचर इन केरला 2,46,803, ठीक है। नंबर ऑफ पंचायत ओनली 941, नंबर ऑफ पंचायत ओनली 941, और मदरसा कितना है 2,46,083, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मदरसा पर पंचायत 941 पंचायत में 2,16,083, ठीक है। अब सैलरी कितनी है मदरसा टीचर की, क्योंकि पाकिस्तान यही बोलता है कि मुसलमानों को खाने को नहीं है। अरे खाने को नहीं है तो प्रदर्शन करने का पैसा कहां से लेकर आते हो, हैंडबिल छापने का पैसा कहां से लेकर के आते हो, पुतला जलाने का पैसा कहां से लेकर के आते हो, 50 एफआईआर करवाने का पैसा कहां से लेकर के आते हो, और राष्ट्रवाद लोगों के खिलाफ 2-2 हजार वकील खड़ा करने का पैसा कहां से लेकर के आते हो। अब सैलरी कितनी है मदरसा टीचर की, 25,000 रुपए पर मंथ। अब पेंशन कितना जाता है, 6,000 रुपए पेंशन मिलता है,
और जितने भी मदरसा टीचर जो रिटायर हो चुके हैं, 12 करोड़ रुपया हर साल मदरसा के रिटायर्ड टीचर को केरला की सरकार दे रही है। 12 बहुत अमीर करोड़। है। केरला की गवर्नमेंट तो सारा के सारा वहीं पे बांट रही है मदरसे में टीचर। मजहब के नाम पर जब ऑलरेडी बंटवारा हो चुका, तो हमारी आंखों के सामने केरला बन गया मुस्लिम स्टेट, पश्चिम बंगाल 70% मुस्लिम स्टेट बन चुका, क्योंकि हिंदुओं का ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर के ममता बनर्जी साहिबा ने मुसलमानों को दिया। और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख से ऊपर ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, जिस पर अभी भी हियरिंग चल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से मुसलमानों में अदर बैकवर्ड कास्ट होता ही नहीं है। हम डोम, दुसात, चमार हम होते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। आप किसी मुसलमान को अगर बोल दो तुम डोम हो, तो वो 2 थप्पड़ खींच के लगाएगा कि माँ बहन के गाले हमको डोम क्यों बोला। लेकिन जब हम होते नहीं है, तो हम चिटिंगबाजी करके ओबीसी सर्टिफिकेट लेते कैसे हैं? ये सवाल है बिल्कुल। जब हम होते नहीं हैं, अगर हम अल कुरान मानते हैं, तो हम तो डोम नहीं हो सकते, हम तो चमार नहीं हो सकते, हम तो दुसात नहीं हो सकते, हम अदर बैकवर्ड कास्ट हो ही नहीं सकते। तो जब हम अदर बैकवर्ड कास्ट हो ही नहीं सकते, तो फिर हम राज्य सरकार से ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं, और फिर हम उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि या तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट मुसलमान ले रहा है वो इस्लाम छोड़ चुका है, और अगर वो इस्लाम मान रहा है तो वो लाभ उठाने के लिए चोरी और चिटिंगबाजी कर रहा है। तो दोनों सूरतों पे उसको जेल जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब जब ये बातें हम प्रखर हो करके और पूरे सत्य के साथ, पूरे प्रूफ के साथ जब हम मीडिया के सामने रखते हैं, तो क्या होता है, साजिद रशीदी बोलते हैं, ये देखिए नाजिया लाई खान ने हिंदू से शादी किया। अरे भैया, हिंदू से शादी किया है, दूल्हा ले आ, मेरा दूल्हा ले आ मेरे पास। तू अकेले ही बारात का बिरयानी खा रहा है, तू मेरा दूल्हा लेकर आ मेरे पास। अब देखिए, अब मैं थोड़ा इतिहास के पन्ने में पीछे जाऊं। भारत में मुसलमान नेता कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान शिक्षित, बहुत सीरियस बात है। भारत के मुसलमान नेता कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान शिक्षित और मुसलमान बेटियां पढ़ लिख करके काबिल बन जाए। इसकी 2 वजह। मुसलमान अगर शिक्षित हो जाएंगे तो कोई भी इनके मिचिल मीटिंग में और प्रदर्शन के लिए और पुतला फूकने के लिए और नारे तकबीर का नारा देने कोई भी नहीं। बेटियां शिक्षित हो जाएंगी तो वो 4 सेक्स टॉय बन करके एक मुसलमान मर्द के बिस्तर पर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। वो कहेंगे वो अकेले इंडिपेंडेंट बन के खा लेंगी, कमा लेंगी भैया, लेकिन मेरे को ये काम फोरसम में कोई मजा नहीं, वो नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे अश्लीलता है, पॉलीगेमी है, निकाह मस्यार है, निकाह मुत्ता है, जिसका शिकार मुसलमान बेटियां नहीं बनेंगी और वोकल होकर के अपने हक की बात करेंगी। अब आती है बात, ये भारत में रह रहे मुसलमान जिनको काफिर बोल रहे हैं, क्या इन हिंदुओं ने इमाम हसन हुसैन को मारा? नहीं। नारे तकबीर के नारे पर इमाम हसन हुसैन का गला काटने वाला मुसलमान ही था जी, यजीद। और हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात है कि प्यारे रसूल के नवासे, जिनके लिए वो इतना तड़पते थे, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और आज हमारे निजी जिंदगी में भी दिखता है कि नवासा जो है वो नाना लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे मुझसे मेरे अब्बा उतना मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मेरे बेटे के लिए रो भी देते हैं अगर मैं अपने बेटे को डांटती हूँ। तो मैं अपने अब्बा को ये बात बोलती भी हूँ कि भाई ये तो प्यारे रसूल का देन है, बेटी पसंद नहीं आती लेकिन बेटी का बेटा बहुत पसंद आता है। मैं उनको बोलती भी कि ये तो उनकी देन है। लेकिन प्यारे रसूल के नवासे को के गले पर खंजर रखने वाला, नारे तकबीर के नारे पर काटने वाला कोई हिंदू नहीं था। तो आप कौन से मुसलमान हो भाई? आप तो वो मुसलमान अपने आप को बता रहे हो जो कुरान में नहीं लिखा है, आप वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हो।
और अश्लील बना रहे हो हमारे मुसलमान युवाओं को, तो मैं जब राज खोलती हूँ मैं बुरी हो जाती हूँ, लेकिन मैं तो खोलूंगी। तो इन क्रक्स मुजफ्फर भाई, हमारे भारत में मुसलमान नेताओं का एक कोई आखिरी सवाल, जी एक आखिरी सवाल। मोदी जी की कैबिनेट में कोई मुसलमान वजीर नहीं है, ये भी एक आरोप लगाया जाता है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बीजेपी जो है वो मुसलमानों को पीछे रखना चाहती है। आप भी बीजेपी में हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप समझती हैं आपको कभी मौका मिल सकता है ऐसे कि आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके, कभी मिनिस्टर बन सके, जबकि पाकिस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी कभी भी मुसलमानों को आगे नहीं आने देती। अब मैं आपको इस पर भी दो बातें बताऊंगी, उसके बाद फिर मोदी जी पर मैं बात बताऊंगी। सबसे ज्यादा मुसलमानों से अगर नफरत थी तो जवाहरलाल नेहरू को थी। अब आप सोचिएगा ये कैसे बोल रही है नाजिया। जवाहरलाल नेहरू को अगर मुसलमानों से नफरत ना होती तो ना ही भारत और पाकिस्तान टूटता। और जिन्ना क्योंकि जिद पकड़ा हुआ था कि उसको वजीर आजम बनना है, तो जवाहरलाल नेहरू पीछे हट जाता और जिन्ना को बना देता, तो भारत और पाकिस्तान का झमेला ही नहीं होता। इसका मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों से बहुत नफरत थी, और सबसे बड़े चेयर पर जवाहरलाल नेहरू कभी भी मुसलमान को नहीं देखना चाहता था। तो ये सबसे पहली बात हो गई। अब आती है दूसरी बात कि कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के नेतृत्व में 5 मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, 5 मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर। फिर भी तब से लेकर आज तक हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं शिक्षा में। ठीक है, 2 सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको कि मुसलमान मंत्री बनने से मुसलमानों का भला हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि मुसलमानों का और बुरा होता है। अब असदुद्दीन अवैसी अपने आप को मुसलमान का ही मसीहा बनाते रहते हैं। पहला, इसमें भी 2 बातें हैं। पहला, असदुद्दीन अवैसी अपनी पार्टी से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसमें एक भी हिंदू नहीं है, उसमें वो अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि वो किसी को अपने बराबर में देखना नहीं चाहता है। और दूसरा कि मुसलमान का वो नेता बनने की कोशिश करता है, मसीहा बनने की कोशिश करता है, पर मुसलमान उसको मसीहा बनाते नहीं है बिकॉज ऑफ जेलेसी। अगर वो पूरे भारत के मुसलमानों का नेता है तो अकेला क्यों पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब आती है तीसरी बात जो आपका सवाल था। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एडुकेशन, नॉलेज, लिटरेसी पर किसी को टिकट देती है, और अगर वो जीतता है तो फिर उसको कैबिनेट मंत्रालय भी दे देती है। 2019 से पहले नाजिया इलाही खान को उसके गली के लोग भी नहीं जानते थे कि ये नाजिया इलाही खान है, और 2024 में पूरी दुनिया मुझे पहचानती है, और ये प्लेटफॉर्म देने वाले भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री हैं कि नाजिया इलाही खान अपने बातों को जो रखती है सत्य और तथ्य के साथ रखती है। और आने वाले वक्त में अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी पर मुझे चुना जाएगा। मुसलमान आए तो अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाएं तो बिल्कुल बनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जरूर बनेंगे कैबिनेट मंत्री, क्यों नहीं बनेंगे भाई। जब हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, हमें ये अथॉरिटी दी जा सकती है कि आप भारत को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कीजिए, आप भारत को बांग्लादेश में रिप्रेजेंट कीजिए, आप भारत को अमेरिका में रिप्रेजेंट कीजिए, आप भारत में स्पीकर बनकर के भारत में के चैनल पर आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनने दिया जाएगा। लेकिन वो करिश्मा, वो ऑरा, वो क्रेडिबिलिटी, वो चार्म भी तो आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में यानी कि कोई भी मुसलमान जो रहनुमा है, कोई भी नेता है, वो जब तक इनके अपने एक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगा जो बीजेपी का एक है, तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब इस पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। जो मतलब जो इलिटरेट लोग हैं, जो मोटा मोटी जानते हैं, जब तक हमारे माँ बाप जीवित होते हैं और हम कम उम्र के होते हैं, वो घर का बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। जब वो देखते हैं कि नहीं अब ये मैच्योर हो चुका है या हो चुकी है, ये अपनी जिंदगी में उथल पुथल, कमी बेशी, अच्छा बुरा, सब चीजों को ये सह भी सकते हैं,
अब मेरे 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 बच्चे और इसको संभाल भी सकते हैं, तो घर का बागडोर दे दिया जाता है बच्चों के हाथ में। होता है बिल्कुल होता है। सेम उसी तरीके से। तो क्या हम अपने माँ बाप के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि हम 16 साल के हो गए, मुझे क्यों नहीं घर की चाबी दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं घर का गार्जियन बनाया जा रहा है? नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमें भी ये अंदाजा होता है कि हल्का सा कोई कुछ गाली दे देता है तो हम रोने बैठ जाते थे। लेकिन आज बड़े सी बड़ी घटनाएं होती हैं, हमारे माँ बाप को पता भी नहीं होता है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व है वो एक्चुअली में गार्जियनशिप है। जब उनको ये फील होता है कि बड़े से बड़ी घटना को भी और बड़े से बड़े इंसिडेंट को भी नाजिया अब संभालने के लिए सक्षम हो चुकी है, आ जाइए पार्लियामेंट में बैठिए ना, आपके लिए तो है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाजिया जी आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जो मुझसे लोग पूछते थे जब मैं पब्लिक में जाता हूँ या जब भी मैं वीडियो करता हूँ, तो नीचे मुसलमान ये सवाल करना शुरू कर देते, तो उम्मीद है उनको आपके सवाल के जो है वो जवाब मिल गए होंगे और मुतमईन भी हो जाएंगे। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो हैं वो किसी भी आर्गुमेंट को ये कबूल करने वाले हैं, या ये इनके माइंड के अंदर जो चीज़ें बिठाई गई हैं इतने सालों से, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक हमारी कोशिश काविश जो है वो जारी रहेगी कि इनको भी पता चले कि एक्चुअली भारत के अंदर सिचुएशन है क्या, ये जो हर वक्त रोना पीटना डाले रखते हैं और उसकी हकीकत क्या है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम दिया और तबीयत की खराबी के बावजूद आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तबियत खराब को एक्सक्यूज हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 365 दिन काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।